Hello and welcome to Simply Sociology. Today we are going to learn about Class 12, Book 1, Chapter 3, Social Institutions, Continuity and Change. Social institutions का मतलब होता है सोसाइटी के वो फिक्स्ड पैटर्न्स जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ जीते हैं, जैसे फैमिली, कास्ट, मैरिज, रिलीजन, किनशिप, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं. We can define a social institution is a stable and established pattern of behavior in society. और हम कह सकते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस वो फिक्स्ड तरीके होते हैं जिनके थ्रू सोसाइटी चलती है और हम अपनी लाइफ जीते हैं. इंस्टीट्यूशंस बताते हैं कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा. अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ कुछ इंस्टीट्यूशंस बहुत पुराने हैं. फॉर एग्जांपल कास्ट सिस्टम और फैमिली सिस्टम. ये इंस्टीट्यूशंस सदियों से चले आ रहे हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कॉन्टिन्यूटी. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी कभी भी स्टैटिक नहीं होती. क्लास 11th में हमने समझा है सोशल चेंज कैसे होता है. तो टाइम के साथ चेंज भी होता ही है. जब ब्रिटिश रूल आया, जब मॉडर्न एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और डेमोक्रेसी आई तो इन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन पर भी इम्पैक्ट पड़ा. इसीलिए ये चैप्टर हमें दिखाता है कैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यू भी करते हैं और कैसे वो चेंज भी होते हैं. चैप्टर का मेन फोकस है कास्ट सिस्टम, ट्राइब्स एंड फैमिली. इस वीडियो में हम कास्ट सिस्टम के बारे में जानेंगे. ट्राइब्स और फैमिली के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि कास्ट ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है. चलिए शुरू करते हैं कास्ट सिस्टम से. कास्ट सिस्टम हजारों सालों से इंडियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता आ रहा है. सोचिए, अगर आप कई सदियों पहले भारत के किसी गांव में पैदा हुए होते तो आपकी पहचान, आपका काम, आपकी सोशल पोजीशन और कई बार आपकी शादी तक आपके जन्म के साथ ही तय हो जाती. इसी सिस्टम को हम कहते हैं कास्ट सिस्टम. सबसे पहले एक बेसिक सवाल, कास्ट होती क्या है? तो कास्ट एक इंग्लिश वर्ड है जो पुर्तगीज वर्ड कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्योर ब्रीड. हिंदी में हम कास्ट को जाति के नाम से जानते हैं. अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कास्ट एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस उसके बर्थ से डिसाइड होता है. आप जिस फैमिली में पैदा होते हैं वही आपकी कास्ट बन जाती है. इसी वजह से कास्ट को बर्थ बेस्ड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी कहा जाता है. लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है. बहुत लोग समझते हैं कि कास्ट सिस्टम हमेशा से इसी रूप में था. ऐसा नहीं है. सोशियोलॉजी हमें बताती है कि इसका इतिहास काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में एक सिस्टम था जिसे हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था या वर्णा सिस्टम के नाम से, जिसमें समाज को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जाता था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. हालांकि एक और कैटेगरी होती थी पंचमस, जो कि आउटकास्ट कहलाती थी, यानी इसमें फॉरेनर्स, क्रिमिनल्स और स्लेव्स को रखा जाता था. यह एक थियोरेटिकल क्लासिफिकेशन था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ यह व्यवस्था और अधिक रिजिड होती चली गई और जन्म पर आधारित कास्ट सिस्टम में बदल गई. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है वर्णा और जाति में. वर्ण व्यवस्था कर्म पे बेस्ड थी, यानी ऑक्यूपेशन चेंज करने पर एक व्यक्ति अपना वर्ण भी चेंज कर सकता था. यानी अगर कोई अभी लिटरेरी वर्क कर रहा है तो वो ब्राह्मण कंसीडर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वॉर हो गया और वो सोल्जर बन गया तो वो क्षत्रिय कहलाएगा. बट जाति व्यवस्था ऐसी नहीं थी. जाति बर्थ पे बेस्ड थी. जहाँ वर्ण व्यवस्था अचीव्ड स्टेटस है तो जाति व्यवस्था स्क्राइब्ड स्टेटस है.
एक बार जो जाति आपको मिल गई वो चेंज नहीं हो सकती टिल डेथ, ठीक है। सिमिलरली वर्ण व्यवस्था 4 ही वर्ण होते थे ऑल ओवर इंडिया, जबकि जाति हजारों में है। जाति यानी कि कास्ट, सब कास्ट, सब कास्ट। सिमिलरली वर्ण एक नेशनल कैरेक्टर है, जबकि जाति एक रीजनल और यहाँ तक कि लोकल सोशल ग्रुप भी बन सकती है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है जो वर्ण और जाति में होते हैं। तो यानी सिंपल अगर हम लें तो वर्ण व्यवस्था फ्लेक्सिबल है, जाति रिजिड है। वर्ण वैदिक पीरियड में, जाति पोस्ट वैदिक पीरियड में। वर्ण नेशनल कैरेक्टर है, जाति रीजनल कैरेक्टर है। वर्ण 4 होते हैं, जाति न्यूमरस होती है, ठीक है, सिंपल। अब सवाल आता है कि कास्ट सिस्टम इतना पावरफुल क्यों था। तो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट लुई ड्यूमोन ने कास्ट सिस्टम को समझने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे। पहला था डिवीजन एंड सेपरेशन और दूसरा था होलिज्म एंड हायरार्की। तो हमें इन्हें 4 पार्ट में समझते हैं। पहले समझते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न में कास्ट को छोटे छोटे ग्रुप में अलग अलग बांटा गया था, डिफरेंट कास्ट और सब कास्ट में। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि कोई भी 2 कास्ट सेम नहीं थी। और इसी तरह से सेपरेशन, यानी हर कास्ट के अपने रूल्स और बाउंड्रीज थी। लोग अक्सर अपनी कास्ट के अंदर ही सोशल रिलेशन रखते थे। अब आता है तीसरा प्रिंसिपल, होलिज्म। इस सिस्टम में इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस ग्रुप को दी जाती थी। व्यक्ति की पहचान उसकी कास्ट से ही जुड़ी होती थी। व्यक्ति की अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं मानी जाती थी। यानी आदमी कुछ भी सोचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कास्ट के सिस्टम को तोड़ दूं तो कास्ट सिस्टम नहीं खत्म होगी, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत सारे लोगों से मिलकर बनी है। कास्ट आपको बाहर निकाल सकती है, पर आप कास्ट को नहीं छोड़ सकते। उसके बाद आता है हायरार्की, यानी कि समाज में सभी ग्रुप को एक रैंक दिया गया था। कुछ को ऊंचा माना गया और कुछ को नीचा। और इसी से जुड़ता है सबसे फेमस प्रिंसिपल जिस पे कास्ट व्यवस्था बेस्ड है, और वो है प्योरिटी एंड पोल्यूशन। कुछ ऑक्यूपेशंस और एक्टिविटीज़ को रिचुअलिस्टिकली प्योर माना जाता था, जबकि कुछ को इम्प्योर। इसी सोच ने अनटचेबिलिटी जैसे प्रैक्टिसेस को जन्म दिया। अब अगर एग्ज़ाम में आपसे कास्ट सिस्टम की फीचर्स पूछी जाए तो कुछ पॉइंट्स हमेशा याद रखना। सबसे पहला फीचर्स है एस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी हर व्यक्ति को कास्ट सिस्टम जन्म के साथ ही मिल जाती है। जिस घर में हम पैदा होते हैं वही हमारी कास्ट होती है। दूसरा है एंडोगेमी, शादी आमतौर पर अपने ही कास्ट के अंदर की जाती है। तीसरा है हायरार्की, हर कास्ट का एक सोशल रैंक होता है। चौथा है ऑक्यूपेशनल रेस्ट्रिक्शंस, कई ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी माने जाते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते थे। और पांचवी फीचर है प्योरिटी एंड पोल्यूशन, जिसके आधार पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जाती थी। अभी तक हमने जाना कि कास्ट सिस्टम एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है, जहां इनइक्वलिटी होती है, अनटचेबिलिटी होती है और अदर छुआछूत किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने बताया कि ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी में अलग अलग ऑक्यूपेशनल ग्रुप एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। इस व्यवस्था को जजमानी सिस्टम कहा जाता है। किसान, लोहार, कारपेंटर, नाई और अन्य ऑक्यूपेशनल ग्रुप एक दूसरे की सर्विसेज पर निर्भर रहते थे। लेकिन इस इंटरडिपेंडेंस का मतलब इक्वलिटी नहीं था। रियलिटी ये थी कि इस सिस्टम में पावर और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं था। कई लोअर कास्ट ग्रुप्स को एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। इसलिए कास्ट सिस्टम को समझने के लिए हमें उसके दोनों पहलू देखने होते हैं, इंटरडिपेंडेंस भी और इनइक्वलिटी भी।
हम एक ट्रेडिशनल गांव को एक पुरानी मैकेनिकल घड़ी की तरह से समझ सकते हैं। जैसे घड़ी के अंदर अलग अलग छोटे छोटे व्हील होते हैं ना, उनका साइज़ अलग अलग होता है, पर अपनी अपनी पोजीशन पे ही लगेंगे। यानी बड़ा व्हील छोटे की जगह नहीं, छोटा बड़े की जगह नहीं, है ना। लेकिन घड़ी कब चलेगी? जब सारे व्हील अपनी अपनी जगह पर रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। तो सिमिलरली ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम भी कुछ इसी तरह का था, क्योंकि कास्ट सिस्टम ऑक्यूपेशन से रिलेटेड था और हर आदमी अपने अपने ऑक्यूपेशन के लिए विदाउट एनी कंपटीशन काम करता था। और इट्स अ काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर जिसमें हर आदमी की ज़रूरत होती है। यानी कि एवरी ऑक्यूपेशन इज नीडेड टू रन द सोसाइटी इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, तो अगर लोहार को पता था कि अगर किसी को आयरन का काम कराना है तो वो मेरे पास ही आएगा, वो कारपेंटर के पास नहीं जाएगा। कारपेंटर को पता था लकड़ी का काम कराना है तो मेरे पास आएगा, है ना, तो वो किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। तो सिमिलरली हर आदमी का, क्योंकि अपना अपना ऑक्यूपेशन था एंड एवरी ऑक्यूपेशन इज नीडेड बाय द ऑल पीपल, तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम था, यानी कि ऑल ऑक्यूपेशन आर इंटरडिपेंडेंट। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। 18th और 19th सेंचुरी में ब्रिटिश भारत आए। शुरू में उनका मेन एम था ट्रेड करना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया। अब अगर आपको किसी जगह पर एफिशिएंटली रूल करना हो तो आपको उस समाज को पहले अच्छे से समझना होगा। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही किया। उसने भी भारत को समझने के लिए सर्वे करवाने और सेंसस करवाने शुरू करे। 1901 यानी 1901 की सेंसस में हर्बर्ट रिजले का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस सेंसस को कास्ट बेस किया था और डिफरेंट कास्ट को क्लासिफाई करके ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया था। सोशियोलॉजिस्ट का मानना है कि जब कास्ट आइडेंटिटीज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बन गई तो कई स्थानों पर कास्ट और अधिक रिजिड हो गई। अलग अलग कास्ट ग्रुप्स अपनी सोशल पोजीशन को लेकर और ज़्यादा कॉन्शियस होने लगे। लेकिन ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट सिर्फ सेंसस तक ही सीमित नहीं था। ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू चाहिए था और इसीलिए उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम मोटे तौर पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी सिस्टम, दूसरा रायटवाड़ी सिस्टम और तीसरा महलवाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने मोस्टली क्षत्रिय कम्युनिटी के लोगों को जमींदार बनाया। इनका काम लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना था। ज़्यादातर जमींदार शहरों में रहते थे और उन्होंने गांव में अपने सुपरवाइजर्स बनाए हुए थे जो ज़्यादातर मिडिल कास्ट के थे, और पेजेंट जो मोस्टली लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, और इनसे ज़बरदस्ती रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ज़्यादा, क्योंकि बीच में से सुपरवाइजर भी लेगा, जमींदार भी लेगा और फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था। तो कुछ स्थानों पर रूरल इनइक्वालिटीज भी बढ़ गई थी। राइटवाड़ी सिस्टम साउथ में प्रिवेल था। राइट का मतलब होता है पेजेंट। इस सिस्टम में पेजेंट डायरेक्ट टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को, लेकिन ये टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा भी था और कई बार ब्रिटिशर्स उनके प्रॉब्लम को समझते भी नहीं थे। लेकिन फिर भी इनकी स्थिति नॉर्थ इंडियन पेजेंट से ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि वहाँ के पेजेंट्स ज़्यादातर अपना काम छोड़कर कैजुअल लेबर बन गए थे। तीसरा था महलवाड़ी सिस्टम, जहाँ पर पूरे विलेज यूनिट्स को ही रेवेन्यू कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। यहाँ पर मुखिया जो था वो इम्पॉर्टेंट रोल निभा रहा था। जैसे हमने लगान मूवी में देखा था ना कि वहाँ गांव को कलेक्ट करके टैक्स देना था, यही वही सिस्टम था। इन पॉलिसीज़ का एक सोशल इम्पैक्ट यह हुआ कि लैंड ऑनरशिप और इकोनॉमिक पावर कुछ ग्रुप्स के पास ही अधिक केंद्रित हो गई, यानी सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, जिससे एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी और मजबूत हो गई। ब्रिटिश रूल के टाइम पे सरकार ने ज़्यादा रेवेन्यू प्राप्त करने के लिए लैंड सेटलमेंट पॉलिसीज लागू की। एग्रीकल्चर का विस्तार करने के लिए कई जगहों पर जंगलों को साफ करके नए गांव बसाए गए।
विशेष रूप से पंजाब और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में जंगल को कृषि भूमि में बदलकर नई बस्तियां स्थापित की गई। इन क्षेत्रों में विभिन्न जातियों और समुदायों को बसाया गया, जिससे सामाजिक संरचना और जातिगत संबंधों में परिवर्तन आया। भूमि के स्वामित्व और राजस्व व्यवस्था ने कुछ जातियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से अधिक शक्तिशाली बना दिया, जबकि अन्य समूह कमजोर बने रहे। जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन सोसाइटी का सर्वे और डॉक्यूमेंटेशन किया तो उन्होंने देखा कि कुछ कास्ट को सीवियर सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। इन कम्युनिटीज़ को बेसिक ह्यूमन राइट्स, सोशल रिस्पेक्ट और डिग्निटी भी नहीं मिल रही थी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ की ऑफिशियल लिस्ट बनाना शुरू करा। बाद में इन कम्युनिटीज़ को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कहा गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया और उनके लिए स्पेशल सेफगार्ड्स और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के प्रोविज़न दिए। इस प्रोसेस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलितों के अधिकार, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनके इन्हीं एफर्ट्स ने इन दलित कम्युनिटीज़ को पहचान और अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आधार तैयार किया, जिसे स्वतंत्र भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आगे और मजबूत किया गया और इस रिजर्वेशन पॉलिसी को कंटिन्यू किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी। लेकिन यहीं पर ब्रिटिश रूल का एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स भी सामने आता है। एक तरफ सेंसस और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ने कास्ट आइडेंटिटीज़ को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ रेलवेज, रोड्स, मॉडर्न एजुकेशन और सिटीज़ ने अलग अलग कास्ट के लोगों को एक साथ लाना शुरू कर दिया। पहली बार लोग स्कूल, ऑफिसेज, मार्केट्स और रेलवेज में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगे। ये प्रोसेस धीरे धीरे ट्रेडिशनल बैरियर्स को चैलेंज करने लगा, क्योंकि अगर आप बस और ट्रेन में किसी के साथ बैठ रहे हो तो पहले ये थोड़ा ना पूछोगे कि आपकी जाति क्या है। और सिमिलरली होटल में खाना खाना या कारखानों में या मिलों में काम करना है तो आपको एक साथ काम करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था पब्लिक जो स्फेयर थी उसमें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। लेकिन कास्ट सिस्टम सिर्फ इन्हीं पॉलिसीज की वजह से या डेवलपमेंट की वजह से कमजोर नहीं हुआ। जब कास्ट सिस्टम और अधिक रिजिड हो रहा था तब भारत के अलग अलग हिस्सों में कुछ महान सोशल रिफॉर्मर खड़े हुए। उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया और सोशल इक्वलिटी की आवाज़ उठाई, क्योंकि हिस्ट्री की एक खास बात होती है, जब भी सोसाइटी में इनइक्वलिटी बढ़ती है कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े जरूर होते हैं, और ऐसा ही उस समय भी हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के उस महान रिफॉर्मर की जिनका नाम था ज्योतिराव फूले, जिन्हें ज्योतिबा के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिबा ने समाज में मौजूद इनइक्वलिटी और ब्राह्मणिकल डोमिनेंस की खुलकर आलोचना की। उनका मानना था कि सभी इंसान बराबर हैं और किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा नहीं माना जा सकता है। 1873 यानी 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसको याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है हु इज द फाउंडर ऑफ सत्य शोधक समाज। इसका अर्थ होता है ट्रुथ सीकर सोसाइटी। इस संगठन का उद्देश्य था सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को बढ़ावा देना। उनकी प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी कास्ट सिस्टम के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। लेकिन फूले की कहानी उनकी पत्नी के बिना अधूरी है। ज्योतिबा फूले की पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। ये भारत की प्रथम महिला शिक्षकों में से एक मानी जाती हैं और भारत की पहली महिला हेडमिस्ट्रेस मानी जाती हैं। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए और वंचित वर्गों के लिए एक स्कूल स्थापित किया था। दोनों हस्बैंड वाइफ ने, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने। उस समय लड़कियों को पढ़ाना एक क्रांति से कम नहीं था। सावित्रीबाई स्कूल जाती थीं तब कई लोग उनका विरोध करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एजुकेशन ही स्कूल इनइक्वलिटी को कम कर सकती है। तो आज जितनी भी लड़कियां स्कूल जा रही हैं ना बेटा, उसमें
ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा योगदान माना जाना चाहिए। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए। पहले लड़कियां स्कूल जाने की जिद करती थी या स्कूल पढ़ना चाहती थी तो उन्हें डांटा या डपटा जाता था या मारा जाता था, पिटाई लगाई जाती थी। और आज अगर कोई लड़की स्कूल जाने से मना करे, छोटी बच्ची 10th तक, तो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट नहीं है ना, 10th तक तो कंपलसरी एजुकेशन है, तो वहाँ अगर जाने से मना करे तो फिर उसे डांटा या डपटा जाता है, ठीक है, और पिटाई लगाई जाती है कि भाई स्कूल जाओ। तो ये क्या है? सोशल चेंज ही तो है। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब चलते हैं केरल की ओर। यहाँ हमें मिलते हैं नारायण गुरु। नारायण गुरु ने एक बहुत ही प्रसिद्ध स्लोगन दिया है, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर मैनकाइंड। उनका संदेश था कि सभी इंसान समान हैं और कास्ट के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। केरल में ही एक और महत्वपूर्ण नाम है अय्यनकली। अय्यनकली ने दलित कम्युनिटीज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने लोअर कास्ट बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने और सामाजिक सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन चलाए। पहले ना पुराने टाइम पे साउथ इंडिया में, स्पेशली केरल में और तमिलनाडु वगैरह में मतलब कि सड़क में भी, जहां अपर कास्ट लोग रहते हैं उस सड़क पे भी लोअर कास्ट के लोगों को चलने की राइट्स नहीं दिया था, और अब पाँव में चप्पल पहन के उनके सामने नहीं जा सकते थे, उनको हाथ में चप्पल उठानी पड़ती थी और तब जाते थे। तो ऐसे कई इंटीरियर इंडिया के कई इलाकों में था। तो स्पेशली केरला में अय्यनकली ने इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी और गवर्नमेंट ने फिर एक्ट बनाया था। तो तमिलनाडु में एक और बड़े रिफॉर्मर हुए हैं ईवी रामासामी, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं। पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक या फाउंडर माने जाते हैं। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति अपना आत्मसम्मान नहीं पहचानेगा तब तक सामाजिक असमानता खत्म नहीं होगी। उन्होंने कास्ट हायरार्की और सोशल डिस्क्रिमिनेशन की तीखी आलोचना की और सोशल इक्वलिटी की मांग की। इन रिफॉर्मर्स के प्रयासों ने भारत में एक नई सोशल कॉन्शियसनेस को जन्म दिया। इसी बदलते हुए माहौल में भारत आज़ाद हुआ। अब सवाल था, आज़ादी के बाद कास्ट सिस्टम का क्या होगा? हमारे संविधान ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब दिया। आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया, यानी कि अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट कर दी गई। छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित कर दिया। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी लागू कर दी गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ऑल सिटीजन्स वर ग्रांटेड द राइट टू इक्वलिटी, ensuring equal treatment before the law, without any discrimination based on caste, religion, gender, race or place of birth, ताकि ऐतिहासिक असमानता यानी इनइक्वलिटी को कम किया जा सके और उन्हें नए अवसर मिल सके। लेकिन सोशल चेंज सिर्फ कानून से नहीं आता, सोसाइटी में भी कई बड़े बदलाव आ रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने भारत का चेहरा बदल दिया। पहले कई ऑक्यूपेशंस कास्ट से जुड़े हुए माने जाते थे, लेकिन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और नए प्रोफेशंस के आने से क्वालिफिकेशंस और स्किल का महत्व बढ़ गया था। गांव से लोग शहरों की तरफ जाने लगे। मेट्रो सिटीज में लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आकर साथ काम करने लगे। इस प्रोसेस ने ट्रेडिशनल कास्ट बैरियर्स को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ सोशल लाइफ में कास्ट का कुछ प्रभाव कम हुआ, वहीं पॉलिटिक्स में कास्ट एक नई शक्ति के रूप में उभर गई। पॉलिटिकल पार्टीज कई बार कास्ट ग्रुप्स को मोबिलाइज करने लगी। इलेक्शन में कास्ट आइडेंटिटीज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गई। इस प्रोसेस को कई सोशोलॉजिस्ट सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट कहते हैं, यानी कास्ट के पॉलिटिसाइजेशन को सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट कहते हैं। यानी कास्ट सिर्फ रिलीजियस और रिचुअल्स इंस्टीट्यूशंस नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल और सोशल रिसोर्स भी बन गई। अब हम आते हैं
इंडियन सोशियोलॉजी के सबसे फेमस नामों में से एक M.N. श्रीनिवास पर। M.N. श्रीनिवास ने इंडिया के गांवों का डीप स्टडी किया था और कास्ट सिस्टम को समझने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट संस्कृताइजेशन का है। इस टर्म को अच्छे से लर्न कर लेना बेटा कि इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ लो कास्ट और मिडिल कास्ट adopted the custom and belief of a higher or twice born caste to improve their status in society. ओके ये नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे हम। तो इसमें उन्होंने बताया कि कई जो लोअर और मिडिल कास्ट और ट्राइब्स के भी कास्ट के लोग जो ट्राइबल पीपल भी होते हैं, तो वो अपर कास्ट के रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस को अडॉप्ट करते हैं ताकि सोसाइटी में अपने को अपग्रेड कर लें। सिमिलरली उन्होंने ये बताया कि ये सिर्फ कास्ट पे ही लागू नहीं होता है। उन्होंने बताया कि ये कई अलग कल्चर और क्लास पे भी होता है। तो उन्होंने इसका एक बड़ा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कॉलोनियल पीरियड का, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो अपर कास्ट पीपल हैं वो यूरोपियन लोगों की लाइफ स्टाइल को कॉपी करते हैं अपने आप को सोसाइटी में अपग्रेड करने के लिए। यानी कि वो यूरोपियन लोगों की तरह ही इंग्लिश बोलते हैं, यूरोपियन कपड़े पहनते हैं और इसके अलावा उन्हीं की तरह ही खाना पीना जो उनका है, फॉक एंड नाइफ यूज़ करके, और कटलेट खाना, ऑमलेट ब्रेड खाना, पॉरिज खाना, इस तरह से वो अपने आप को लाइफ में अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो यूरोपियन लाइफ स्टाइल के साथ मैच करते हैं ताकि सोसाइटी में उन्हें अपग्रेड माना जाए। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन उस टाइम पे रूल करा करते थे, ब्रिटिशर्स रूल करा करते थे। जो रूलर होता है वो अपने आप में ही अपग्रेड होता है, तो उनकी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करना भी अपग्रेड होता था। ठीक है, श्रीनिवास का दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था डोमिनेंट कास्ट। उन्होंने कहा कि किसी गांव या रीजन में सिर्फ रिचुअल स्टेटस ही पावर का सोर्स नहीं होता। रिचुअल स्टेटस यानी जो अपर कास्ट सो कॉल्ड माने जाते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यही पावर नहीं मानी जाती है। उन्होंने कहा कि एक कास्ट तब डोमिनेंट बनती है जब उसके पास 3 चीजें हों। पहला, संख्या बल यानी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि नंबर में ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि आपका नंबर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आजकल बेटा वोट पॉलिटिक्स है। तो इलेक्शन में आपका जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। सेकंड है जमीन और आर्थिक संसाधन। तो गांव में तो ऑक्यूपेशन सबसे मेन क्या होता है बेटा, फार्मिंग। और फार्मिंग कहाँ होगी, जमीन पर। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन उसका उतना ज़्यादा रुतबा माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आ गई, लार्ज लैंड होल्डिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या थी, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यानी नंबर में ज़्यादा होना चाहिए। और थर्ड क्या है बेटा, राजनीतिक प्रभाव। तो नेचुरल है कि अगर आपके पास नंबर ज़्यादा हैं तो आपका राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना, पॉलिटिक्स आएगी, आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज आपके पास आएंगे और आपको इलेक्शन में लड़वाने के लिए आपकी कास्ट को लोगों को खड़ा करेंगे, तो आप अपने आप ही डोमिनेंट कास्ट बन जाते हो। ठीक है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि बिहार और यूपी में यादव हैं, है ना, और वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में और पंजाब में जाट हैं। सिमिलरली पाटेदार हमें गुजरात में देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में मराठा देखने को मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनमें अलग अलग कास्ट डोमिनेंट बनी हुई है। तो डोमिनेंट कास्ट का डेफिनेशन और इससे रिलेटेड कास्ट डिफरेंट रीजन्स की 3-4 कर लेना ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले। तो चलिए जानते हैं 2 और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, विजिबल और इनविजिबल कास्ट। मॉडर्नाइजेशन ने डिफरेंट कास्ट को अलग अलग ढंग से इम्पैक्ट किया है। इसके रिजल्ट से कुछ जातियां इनविजिबल हो गई जबकि कुछ विजिबल यानी दिखाई देने लगी। तो पहले बात करते हैं इनविजिबल कास्ट की। तो सो कॉल्ड अपर कास्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया, राइट टू इक्वलिटी दिया और इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए कई अदर लॉज बनाए। तो इनके साथ साथ
एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडिविजुअलिज्म और मेरिटोक्रेसी जैसे आधुनिक मूल्यों ने लोगों को पारंपरिक जातीय पहचान से दूर जाने के लिए मोटिवेट किया। इसके साथ ही अपर कास्ट के पास पहले से ही एजुकेशन, वेल्थ और सोशल स्टेटस था, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी पाने के लिए अपनी कास्ट की आइडेंटिटी को पब्लिकली असर्ट करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि धीरे धीरे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है वो पब्लिक स्फीयर में इनविजिबल हो गई। जबकि दूसरी तरफ हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो दलित और लोअर कास्ट को एजुकेशन का राइट्स ही नहीं था, तो उनके पास ना तो पैसा था ना सोशल स्टेटस था, तो उन्हें रिजर्वेशन और अदर प्रोटेक्टिव मेजर का फ़ायदा लेने के लिए अपनी कास्ट आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ती थी और इससे उनकी कास्ट जो है वो मोर विजिबल हो गई और उनके लिए कास्ट सोशल जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन और अपॉर्चुनिटी पाने का एक महत्वपूर्ण सोर्स बन गई। तो आपको याद रहेगा कि अपर कास्ट इनविजिबल और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स visible because they have to prove their caste identity to take advantage from the government policies. इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि कास्ट का ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपके एग्ज़ाम में इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे ट्राइब्स एंड फैमिली। ओके, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, स्क्वीज़ करने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए ट्राई करेंगे कि आधे घंटे में ही दोनों पार्ट हो जाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।